ये है हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सेट। जी हाँ साथियों, पहले हमने हिंदी के इस एग्ज़ाम सेट के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उसी आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन है अपना सज्जन शब्द में समास, यानी कि समास चैप्टर से अपना ये हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है। पूछा गया है सज्जन शब्द, सज्जन शब्द में कौन सा समास है, तो सत है जोजन, यानी कि समास का हम विग्रह करेंगे तो हमने देखा सत है जोजन यानी कि कर्मधारय समास निकल कर आ रहा है। इसके अलावा तत्पुरुष समास के बारे में हम बेहतर जानते हैं, द्विगु समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की, तो सही जवाब होगा, यहाँ पर कविता के बारे में बात की गई है और एक भारतीय आत्मा, इसका सही जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। जी हाँ साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये चीज़ें याद ही करनी होंगी, क्योंकि हमें भी याद करनी पड़ रही हैं, और क्योंकि लेखकों के नाम याद ही किए जाते हैं, या फिर आपने कभी स्टोरी पढ़ी हो। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो पश्चिमी हिंदी का जो संबंध है वह सौर श्रेणी अपभ्रंश से माना जाता है। जी हाँ साथियों, सौर श्रेणी अपभ्रंश से माना जाता है पश्चिमी हिंदी का। नेक्स्ट में चलते हैं कोर्ट में, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है इनमें से, चार ऑप्शन दिए गए हैं। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमें पता लग रहा है कि सामान्य वर्तमान काल जैसा क्वेश्चन का ऑप्शन है। नेक्स्ट होता है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई है। आचार्य भरत के बारे में जब आपने हिंदी पढ़ी होगी तो काफ़ी सुना होगा। यहाँ पर 10, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 बताई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है, तो कुछ टिप्स भी होते हैं किसी क्वेश्चन को याद करने की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकमल चौधरी। तो जो कमल का मतलब नाम आ रहा है तो यानी कि फूल से संबंध हुआ, तो इसे रिलेट करने के लिए मान सकते हैं। बाकी याद करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया कि इसे पढ़ के ही याद किया जाएगा, रिवीजन के साथ ही याद किया जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से लुटेरा शब्द में प्रत्यय है ना, उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं, तो यहाँ पर प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। और लुटेरा में तो एरा शब्द होगा, यानी छोटी ए की मात्रा आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, एरा। नेक्स्ट है, इनमें से जो ना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन आया है यहाँ। जो ना जानता हो यानी कि अज्ञ, जो ना जानता हो अज्ञ, अज्ञेय का मतलब होता है जिसे कोई ना जानता हो, है ना, और ज्ञानी का मतलब तो हो ही गया, और अज्ञानी का मतलब भी जो अनपढ़ हो, जो कुछ ना जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया, तो गिरिराज किशोर से इनकी एक रचना थी पहला गिरमिटिया, इनके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिल चुका है। निराधार शब्द में विलोम शब्द कौन सा होगा, निराधार जैसे ही शब्द से पता लग रहा है, निराधार, आधार, साधार, इस तरह के, है ना, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साधार। निराधार का मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो हमें इसका पॉजिटिव चाहिए, तो साधार ये शब्द का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो जब हम ऑप्शन देखते हैं तो स्वागत शब्द में हम देखते हैं तो स्व प्लस आगत, इस तरह के शब्द बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यन। जी हाँ साथियों, यन संधि, क्योंकि जब हम स्वागत का विच्छेदन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो शु प्लस आगत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के शब्दों के लिए संधि विच्छेद में यन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है। संज्ञा के साथ में भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। ठीक है, वीरता हो सकता है, वीरत्व ये भी हो सकता है, वीर और ये भी हो सकता है, ए और सी, यानी कि 4 ऑप्शन इस तरह से दिए गए। तो जो वीरत्व है ये विशेषण है एक तरह से, लेकिन वीरता नॉर्मल एक शब्द है, वीर भी एक नॉर्मल शब्द है, तो यानी कि ये संज्ञा के शब्द होते हैं। जब किसी के नाम हो तो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो वीरता और वीर ये सब भाव दोनों ही भाववाचक संज्ञा हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों को त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब होगा हमारा, जब हम चिन्हों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कब ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, तो उद्धरण जो चिन्ह आता है, यानी कि जो इस तरह से है ना, किसी बुक का नाम हो या फिर कोई ऐसा डायलॉग जो किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा या फिर किसी महान व्यक्ति द्वारा ऐसा ही हमें आगे बताना हो, तो उसे उद्धरण चिन्ह के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चंद्रशेखर, तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो देखते हैं कि चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो, तो शेखर भी आ रहा है और चंद्र भी आ रहा है, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे उपयुक्त एक शब्द विकल्प है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य के लिए क्या शब्द देंगे हम? उत्साही नहीं, उद्यमी, उद्यमी मतलब इंडस्ट्रियस, हतोत्साहित हो सकता है, जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने वाला, यहाँ तो ख़त्म हो गया है सब कुछ, तो हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? एन उपसर्ग पूछा गया है, देखो यहाँ ध्यान देना, पहले प्रत्यय था अब उपसर्ग है। तो एन और वक्त 2 शब्द हैं और एन मिलकर वक्त के साथ एक बड़ा शब्द बना है, तो एन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, एन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? पानी, पानी का मतलब इज्जत, हाँ कई बार हम बोलते हैं पानी उतर गया यानी कि इज्जत उतर गई है ना। कांति, कांति शब्द में भी आ जाती हैं चीज़ें। और जल, जल तो अभी हमने बोला ही है ना। तो हाथ, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा, हाथ। पानी शब्द का जो अर्थ है वह हाथ नहीं है। इसके अलावा इज्जत, कांति और जल है। इसके अलावा मान प्रतिष्ठा वाले जो शब्द होते हैं वे भी पानी में बोले जा सकते हैं। खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम और तद्भव 2 शब्द होते हैं, है ना। तो तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द, तो खत्री का मतलब क्षत्रिय होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, क्षत्रिय। खत्री का मतलब क्षत्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मत्याग, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग के बारे में बात की गई, यानी कि पहला शब्द, तो आत्म होगा, आत्म जो है उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बात आगे बढ़ रही है बहुत अच्छी तरीके से। अभी हम 20वें क्वेश्चन पे आए हैं कि आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है, विधानवाचक है। सिंपल सी बात है, क्या शब्द आ रहा है? क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही, ए सही जवाब हो जाएगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक होगा। हम लगभग 8 मिनट में 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी जब हम नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 देखने को मिलेंगे आपको, और कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें कि आपको ये क्वेश्चंस कितने आपने अभी तक हल किए जो आपको आते थे। बाकी आपको कोई नया क्वेश्चन मिला है तो उसके बारे में भी जानकारी दें। दुख की पिछली रजनी बीज, विकसता सुख का नवल प्रहात, उस उक्ति में किस रचनाकार द्वारा की गई है? इस तरह की लाइंस या फिर उपन्यास या फिर नाटक ये सभी आते हैं तो ये सब याद ही किए जाते हैं, लेकिन कुछ एक ट्रिक भी है इन्हें याद करने की, क्योंकि कुछ काल के हिसाब से भी याद किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब रहने वाला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा ये चीज़ें रचित की गई थी, ये रचनाकार हैं इस जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, गंगा मैया के उपन्यास के लेखक कौन हैं? गंगा मैया के जो लेखक हैं उनके उपन्यास के लेखक हैं जो नागार्जुन हैं, या भैरव प्रसाद हैं, या राही मासूम रजा हैं, या अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया जो लेखक हैं, या फिर सती मैया, इस तरह की जो कहानियाँ हैं उनके जो लेखक हैं वह भैरव प्रसाद गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से खाली स्थान पर सही शब्द का चुनिए शब्द को। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, ख़राब कर रखी है। क्या ख़राब कर रखी है? मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग। तो यहाँ पर हम मिट्टी शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं कि मिट्टी ख़राब कर रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे में सही अर्थ होगा। तो चैन की बंसी बजाना यानी कि सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। यह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुख से रहना, सुख से रहना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक शब्द का चयन करने के लिए कहा गया, हम कल दिल्ली जा रहा हूँ, इस तरह से नहीं बोला जाएगा। मेरे कल दिल्ली जा रहा हूँ, यह भी नहीं। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा
सी सही जवाब हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इस तरह के वाक्य भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। ठीक है, अनेकार्थी के लिए एक शब्द के लिए आ गए तो इंद्रजीत, इंद्रजीत को ही माना जाता है जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। साफ साफ क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है 27 में, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और उपयुक्त शब्द के लिए बोला है। नेक्स्ट है, कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अवधाम सुहावत। ठीक है, यानी कंचन मतलब सोना है ना, धाम मतलब घर, सुहावत मतलब सुहाना लगता है, अच्छा लगता है। कि वह टूटी सी छानी, टूटी मतलब कोई टूटी हुई चीज़, छानी मतलब छप्पर हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, पहले टूटी सी छानी थी, अब कंचन का धाम है यानी कि सोने का धाम है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर यमक या फिर उपमा या फिर रूपक या श्लेष, तो सही जवाब होगा हमारा उपमा अलंकार। जी हाँ साथियों, सही जवाब होगा हमारा उपमा अलंकार। यहाँ पर उपमा यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा? हल्दी यानी कि हल्दी का संस्कृत शब्द क्या होगा? तो हरिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा हल्दी का तत्सम शब्द होगा। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम हंसता है, सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं मोस्टली। तो राम हंसता है यानी कि इसका जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर सही जवाब दो, सही जवाब होगा हमारी यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो क्योंकि क्योंकि कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारी जो काम कर रहा है वो सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा से कीजिए। जीवन में डैश होना अति आवश्यक है ना। तो जीवन में क्या होना? आप होना, मधुरता होना, अपना होना, कोई होना। तो हम यहाँ लिखने के लिए कई शब्द से बना सकते हैं, लेकिन मधुरता एक ऐसा शब्द है जो वाक्य को अच्छा पूरा करता है खुशी के साथ। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, ये भी बोल सकते हैं जीवन में अपना होना अति आवश्यक है या कोई होना अति आवश्यक है, लेकिन जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा मधुरता। निम्नलिखित मुहावरे में उपयुक्त अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध काम करना, बिल्कुल हो सकता है। नदी की धारा को मोड़ देना, ऐसा भी हो सकता है। बिना मतलब की बातें करना, हाँ ऐसा भी हो सकता है। दूसरों की वस्तु चुरा लेना, चलो ये तो अलग ही बात हो गई। लेकिन हमें तीन लगभग लग रहे हैं जिनको बाहुल्य में है। लेकिन हमें होगा नियम के विरुद्ध काम करना, हमें ऐसी बात करनी होगी। यहाँ नदी का मतलब नियम से ही है, बिना मतलब का मतलब नियम से ही है, यानी कि नियम के विरुद्ध काम करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसको व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? अंडे से उत्पन्न, जिसका जन्म अंडे से हुआ है पक्षी, बिल्कुल पक्षी का जन्म अंडे से होता है। अंडाजू, ये तो चलो छोड़ो। अंडज, हाँ हो सकता है। अंत्याजय नहीं। तो उस अंडे से जिसका जन्म हो रहा है यानी कि अंडज है ना। जो डायरेक्ट बेबीज़ को जन्म दे रहे हैं वे अलग हो गए, लेकिन यहाँ पर जो अंडे से जन्म ले रहे हैं उन्हें अंडज बोला जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? अमृत, अमृत शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? स्वर्ण हो सकता है भाई, पारा हो सकता है, दूध को भी अमृत बोल दिया जाता है। मोती, मोती को अमृत नहीं बोला जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा कि अमृत का है जो मोती अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस कथावाचक है। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन है, ह्रासोन्मुख बुद्धकालीन भारत के हैं, लोरिक चंदा की लोक कथा है, और या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा तुलसीदास के जीवन से संबंधित यहाँ पर इस कथा वस्तु को लिखा गया है, उपन्यास को, जिसका नाम है मानस का हंस। जी हाँ साथियों, यहाँ पर तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है, कौन शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और यानी कि और एक शब्द दिया है, इसके और क्या क्या शब्द हो सकते हैं? अन्य और उसका,
अन्य तो हो सकता है लेकिन उसका नहीं हो सकता। सब परंतु सब हो सकता है, सब भी नहीं हो सकता, छोड़े। अगला दूसरा तथा हो सकता है, परंतु अपना, परंतु हो सकता है लेकिन अपना ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, दूसरा तथा। और का मतलब क्या होता है, जब हमें कोई नेक्स्ट शब्द भी लिखना होता है उसे हम जब और या तथा लिखते हैं। इनमें से किस शब्द में ऋषि ऋषि शब्द का मात्रा का उपयोग किया गया है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, वृष्टि। वृष्टि शब्द में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आता है 38 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक, यानी कि 38, 39, 40 तीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि हम क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। इसका कारण यही है कि शिक्षा में स्वाभाविक आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को कभी अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष होते ही उनकी शिक्षा क्रम से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीडर ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उस बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है ना। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियों की जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम में से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज़ ब रोज़ बेढ़ब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का जोर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इस दौड़ के साथ दे रही है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हम 38 से शुरू करते हैं। पहले, अनुच्छेद के आधार पर किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, विज्ञान पर, कला विकृति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। तो कला विकृति के बारे में हमने बार बार पढ़ा कि भाई किशोरावस्था से हटा दिया जाता है कलावृत्ति, है ना। नेक्स्ट आता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं तर्क के हैं, भाव प्रधान के हैं, व्यक्ति सृजन की राह पर हैं, व्यक्ति विध्वंस की राह पर हैं। हमने पढ़ा है कि तार्किक सब्जेक्ट हैं। गणित हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ये सभी तार्किक यानी कि तार्किक प्रधान है ये। नेक्स्ट आता है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है, इसके अलावा समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। बहुत अधिक महत्व देने की वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति विध्वंस की राह पर या फिर व्यक्ति सृजन की राह पर है। समाज में विभाजन हो रहा है, समाज उन्नति कर रहा है, उन्नति भी कर रहा है लेकिन साथ के साथ बहुत बड़ा एक विभाजन भी हो रहा है। जितना ज़्यादा जो लोग पढ़ लेते हैं वे दूर चले जाते हैं परिवार समाज से, है ना। तो इस मतलब ये माना जाए जो व्यक्ति ज़्यादा टेक्निकल होता है, यानी कि जो व्यवहारिक बंदा नहीं होता है, और टेक्निकली अगर तुम बात करोगे तो फिर मोस्टली ये होता है कि विभाजन हो ही जाता है ना। कुछ चीज़ें व्यवहारिक होती हैं जो संभाली जाती हैं, बस सही गलत अलग बात होता है, व्यवहारिक होना अलग बात होता है। ठीक है, ये हमारे 40 क्वेश्चंस रहे। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम के हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चंस करने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं ऐसे नई क्वेश्चंस और नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों।
हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई लेवल का है। हालांकि कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, एक बार जांच लेते हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो यहाँ सही जवाब रहने वाला है हमारा, 4 ऑप्शन है, तर्कसिद्ध, तर्कशास्त्र, तर्कसम्मत और तर्कसाध्य। बोलने से पता लग रहा है सम्मत, है ना, तर्कसम्मत होगा, यानी कि माना जा चुका है, सहमति मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस हम प्रैक्टिस सेट को समय से कंप्लीट करेंगे, तो देखते हैं हमें इस समय पूरा करने में कितना समय लगता है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? जी साथियों, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रश्मिमासा लिखा गया है, भ्रमर गीत सागर लिखा गया है, जायसी ग्रंथावली लिखी गई है। इसके अलावा शिल्प और दर्शन ये नहीं लिखा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व मध्यकाल में हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता था, तो भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं रीतिकाल की, तो उत्तर मध्यकाल में हिंदी साहित्य को रीतिकाल के नाम से जाना जाता था। और अब बात करें वर्तमान समय की, तो अब तो आधुनिक काल चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4 नंबर। इसमें है कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा, कर्मवाच्य की बात है तो शकर्मक क्रिया, यहाँ पर शकर्मक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक, यानी कि एक ही शब्द दिया गया है, एक का बहुवचन क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा? अनेकों, एक एक, अनेक। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनेक। एक का बहुवचन होगा अनेक, और अनेक को अनेक ही लिखा जाता है, अनेकों नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो पहले से ही बहुवचन होता है, डबल हो जाएगा। फिर जो पढ़ा ना गया हो, है ना, जैसे हमारे फ़ोन में मैसेज आते हैं तो वो अनरीड होते हैं, अनरीड, अगर हम उसे हिंदी में करते हैं तो क्या होगा? अपठित। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पढ़ा ना गया हो, यानी कि जो मैसेज पढ़ा ना गया हो। अपठनीय मतलब जो पढ़ा ना जा सके, यानी कि जो लैंग्वेज लिखी गई है वो हम पर पढ़ी नहीं जा रही है ना, ना समझ में आ रही है। इसके अलावा जटिल तो नॉर्मल चीज़ें हुई गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो जो निजवाचक है उसका जो मूल रूप है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आप शब्द है वो निजवाचक है, यानी कि स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो बात कर लेते हैं वहीं के भाग की बात, तो 17 नंबर भाग में भारतीय संविधान के हिंदी की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हार्डेवानी किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। जी साथियों, ये जो रचनाओं के नाम होते हैं, उपन्यास के, नाटक के, काव्य के, ठीक है, या फिर काव्य की लाइन के, तो वे सभी याद ही किए जाते हैं। डायरेक्ट याद करके आपको थोड़ा इस तरह से रिलेट करना होगा। कोई आप कोड बना सकते हैं, बाकी आप कोडिंग मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय इसके लेखक हैं, इनका ये प्रथम उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के बारे में बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 351। जी हाँ साथियों, अभी हमने भाग के बारे में बात की थी कि किस भाग में है, तो 17वें भाग में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 351। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द चुनिए और अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ चुनिए, यानी कि जलज, ठीक है। जलज क्या होगा? जलज का क्या होगा? जहाज, मछली, चतुर, पानी। जलज का मतलब जल में रहने वाला, तो यानी कि मछली। इसमें कमल भी आता है, कमल का फूल भी अगर ऑप्शन में होता तो वह भी हमारा ऑप्शन बन सकता था, लेकिन यह मछली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? बच्चे गृह कार्य किए बिना नहीं,
बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, नहीं ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, हाँ यहाँ पर तो थोड़ा सा क्या है कि हल्की सी क्रियाएं बदली गई हैं और बाकी वही सेंटेंस है, उसे पूरा कर दिया गया है एक ही लाइन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव यानी कि संस्कृत का शब्द, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा, कौन सा शब्द होगा? अचरज। अचरज शब्द है जो वो तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत का शब्द जो सीधा हिंदी में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है 15 नंबर पे, हम लगभग 6.25 मिनट में 15वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, वो भी इस तरह से जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम फास्ट कर सकते हैं इसे और भी बेहतर। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा होगा? तो बात विशेष्य की गई है तो विशेष्य होगा इसमें उपासक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, विशेष्य होगा हमारा उपासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध, जयद्रथ के आपने सुनी होंगी, जयद्रथ का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा जयद्रथ वध ग्रंथ को लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो ये भी डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग में होते हैं? तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सागरों के नाम, वृक्षों के नाम, बोलियों के नाम, फलों के नाम। देखो फलों के नाम भी अलग अलग होते हैं, आम खाया, इमली खाई, तो चेंज हो गया। वृक्षों के नाम, बरगद का पेड़ है ना, नीम का पेड़, हाँ ये भी मैक्सिमम यूज होते हैं, लेकिन इमली का पेड़, तो यहाँ पे भी ये वृक्षों के नाम भी क्या हो गया, मेल फीमेल दोनों हो गए। लेकिन बोलियों के नाम अगर हम देखते हैं, हिंदी बोली जाती है, अमेरिकन बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है ना, लैंग्वेज अरबी बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। तो लैंग्वेज क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें जो जितने भी जो शब्द आते हैं लैंग्वेज वाले, बोलियों वाले, वे स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है 18 नंबर, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो आपने मूवी भी देखी होगी, ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचित रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम होता है। गुड़ाकेश, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद कीजिए। गुड़ाकेश देखो ये शब्द ही ऐसा है, यानी कि कम सोने वाला। गुड़ाकेश का मतलब होता है कम सोने वाला, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हुआ, गुड़ाका प्लस ईस। देखो हम यहाँ देखें तो दो भागों में बांटते हैं, गुड़ा प्लस केस भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह का नहीं है, क्योंकि आ संधि विच्छेद में लास्ट शब्द और पहला शब्द देखा जाता है, तो आ और छोटी ए मिलके कुछ और शब्द बनाएंगे, तो हमें इस तरह से लेना है। अब यहाँ पर आ मिल रहा है, आ के बाद में ई मिल रहा है ना, यहाँ पर आ है और यहाँ ई है, ये दोनों मिलाकर ए बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 19वें का। नेक्स्ट है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं, इस एक बुक लिखी गई थी और इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा, बी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय को 1984 में लोग भूल गए हैं बुक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आता है अपना, मुदित मनमोहन मानस देखा। मुदित मनोहर मानस देखा, तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अलंकार होगा इसमें मैं, ये शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, यानी कि रिपीटेड है, तो अनुप्रास, बिल्कुल आपने सही सोचा, अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा त्रिभुवन है, अवयवी होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु समास। हाँ, त्रि का मतलब गिनती, काउंटिंग आ रही है, गिनती आ रही है, तो द्विगु समास होगा। इसके अलावा बहुव्रीहि समास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप यहाँ पर द्विगु समास भी लगाएंगे, क्योंकि द्विगु बैठ रहा है ना। तो आगे चलते हैं, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु की वीरता अभिमन्यु को वीर गति मिली। प्रयुक्त में अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? अच्छा, एक सेंटेंस दे दिया गया है और उसमें अल्पायु का विलोम शब्द पूछा गया है। विलोम शब्द क्या होगा? लघु आयु होगा, विरक्ति होगा, चिरंजीव होगा, चिरायु होगा। लघु आयु का होगा दीर्घायु, चिरंजीवी का भी अलग होगा, और यहाँ पर होगा चिर आयु।
ठीक है। चिर मतलब अनंत, चिर मतलब यहाँ अनंत है, तो चिरायु होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अल्पायु का विलोम शब्द होगा चिर आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सितारा, हंस, गधा, हिरण। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सारंग है जो, वह हिरण का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा कुरंग, अगर कुरंग शब्द भी आता है तो उसका वो भी पर्यायवाची है हिरण, हिरण का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के, तो ये सर्वनाम का सर्वनाम का जिसके भेद होते हैं 6, और उनमें से एक है पुरुषवाचक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 3, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस तरह से अलग अलग डेफिनेट बता है। नेक्स्ट है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के, तो जब विशेषण की बात आती है तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। जी हाँ साथियों, 4 भेद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जिसमें होते हैं गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। 4 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, पथरीला बिल्कुल विशेषण है। इसके अलावा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ, नमक। ठीक है, नमक है जो, वह एक तरह से नाउन है, वह कोई विशेषण नहीं है। यहाँ पर जैसे शब्दों को देखने से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक सेंटेंस दिया गया है, प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है। झुंड, झुंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यहाँ पर। गुच्छा शब्द का, छल्ला, दल, समूह। गुच्छा शब्द का, जब अंगूर की बात की जा रही है तो अंगूर हमेशा गुच्छे में होते हैं, तो यहाँ पर झुंड की जगह पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। गुच्छा शब्द का होगा, प्लेट में अंगूरों का गुच्छा रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। झगड़ना लड़ना, लड़ना झगड़ना, लड़ना मरना, मरना लड़ना, झगड़ना मारना, लड़ना लड़ना झगड़ना। तो लड़ना झगड़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उससे क्लियर हो जाती है, वो एक लय बन जाती है। तो लड़ना झगड़ना, ये शब्दों का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड, अब हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कांटा का विशेषण। वह कांटा का विशेषण कौन सा होगा? तो विशेषण के बारे में बात कीजिए। कांटा यहाँ नाउन है, यानी कि संज्ञा है, तो कटीला उसके गुण बता रहा है, यानी कि उसकी विशेषताएं बता रहा है, तो वो क्या है, कैसा है? कटीला है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में मुहावरे के बारे में पूछा गया है। मुहावरा है हमारा आटा गीला होना, है ना। जैसे होता है ना कंगाली में आटा गीला, तो इस तरह के, यानी कि कठिनाइयों में आना, पहले से ही कठिनाई और ऊपर से और कठिनाई आना। तो केवल यहाँ पूछा गया है आटा गीला होने का मुहावरे में का क्या अर्थ क्या होगा? कठिनाइयों में पड़ना। इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया गया है इसमें, बर्बाद होना। बर्बाद होने में तो कठिनाई में तो वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन कठिनाई पड़ रहा है यानी कि अभी कुछ बचा हुआ है और उससे हम बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी शानदार हैं और पहले ही चैप्टर से संबंधित हैं, तो एक बार इसे मारते हैं नज़र बड़ी अच्छी तरह से। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यंजन सघोष होते हैं। बिल्कुल जी बाबूजी, बिल्कुल होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे अघोष होते हैं। बिल्कुल जी बाबूजी, बिल्कुल होते हैं। समस्त स्वर सघोष होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं बाबूजी। इसके अलावा बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग सघोष होता है क्या? तो विसर्ग है वह सहघोष नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन हैं और ऑप्शनों में वाक्य हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। वेरी गुड। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यहाँ है की जगह है कर दिया। श्री कृष्ण का अनेक नाम हैं, ये भी सेंटेंस नहीं बनना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों शब्द आ रहा है तो ये गलत हो गया, अनेकों आ रहा है ये गलत हो गया। पहले दूसरे तो पहला और तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, है ना। तो
यहाँ पर के की जगह का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी खत्म हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में नासिक्य व्यंजन बताइए। नासिक्य व्यंजन यानी कि जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो पहला ऑप्शन ना, च, श, ड। तो ना शब्द है जो वही नासिक्य है। पहले तो यही क्लियर हो गया, ना यहाँ शादी हो। नेक्स्ट आता है क, ख, ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? क, ख, ग एक कोई पत्रिका है जो त्रैमासिक है। यहाँ से शादी त्रैमासिक है, ठीक है, हर थर्ड मंथ में निकलती है। इलाहाबाद में इसका प्रकाशन है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वह इलाहाबाद में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम शब्द है? सुकर्म का विलोम, तो सीधा सीधा क्लियर वैसे ही हो रहा है, कुकर्म बिल्कुल होता है। निष्कर्ष, सकर्म, सुपथ। हाँ, ये कुकर्म, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? ठीक है, पारिवारिक मध्यम वर्ग की यानी कि मिडिल क्लास की पारिवारिक समस्याओं को दिखाने वाला उपन्यास मोहन राकेश का जो उपन्यास है, उसका नाम है आधे अधूरे। आधे अधूरे जो उपन्यास है, नाटक है, उसमें मिडिल क्लास की पारिवारिक समस्याओं के विषय में दर्शाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन हैं 38 से लेकर 40, यानी कि 38, 39, 40 तीन क्वेश्चन हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसे पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम और फास्ट करना चाहते हैं तो ये 3 लाइन क्वेश्चनों की और पढ़ लेनी चाहिए एक बार। बच्चों के पास सीखने के स्रोतों में से एक है माता पिता, उत्सुकता, अध्यापक, पाठ्य पुस्तक। बिल्कुल ठीक है। सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे, वेरी गुड, साथ साथ काम करते हैं, गृह कार्य मिलकर करते हैं, मिलकर ये करना। गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है? तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमें ऑप्शन ही पढ़ने हैं। ऑप्शन पढ़ने से क्या है, ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चनों में कहाँ तक गहराई जा रही है। पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों एक ऐसा सवाल है, क्यों, क्यों का मतलब केवल क्यों है यहाँ पर। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं। सीखने का सबसे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के 2 स्रोत होते हैं, एक कल्पना होती है, एक उत्सुकता होती है। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे की कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देकर उनके सीखने के आनंद में सराबोर कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना महज स्कूल की 4 दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमयी गतिविधियाँ नहीं हैं। ये तब भी होती हैं जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों को साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए, धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मोजों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने में गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है। एक दूसरे को कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। उछल कूद वाले खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं और जीवन पर्याप्त अच्छी सेहत का पाठ भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजक बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ओके, वेरी गुड, वी हैव रीडन इट। नेक्स्ट है, बच्चों के पास सीखने के स्रोत में से एक है। माता पिता हैं, बिल्कुल है। उत्सुकता है, बिल्कुल है। अध्यापक भी हैं, पाठ्यक्रम भी है। लेकिन स्रोतों की बात की गई तो उत्सुकता, जब बच्चे के अंदर उत्सुकता जगानी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे साथ साथ काम करें, गृह कार्य मिलकर करें, मिलकर खाना बनाना सीखें, केवल छोटे और आसान काम करें। साथ साथ काम करें, उसमें सभी आ जाते हैं, सभी तरह के काम आ जाते हैं। उसमें खाना बनाना भी आ जाता है, ठीक है, छोटे काम भी आ जाते हैं और गृह कार्य भी आ जाते हैं। तो साथ साथ मिलकर अगर काम करते हैं माता पिता और बच्चे, तो सीखना और आसान और ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि सीखना स्कूल के भीतर ही संभव है। माता पिता को बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। बच्चे रोज़मर्रा के कार्यों में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी सुनाना भी सीखने का एकमात्र आधार है। ऑप्शन नंबर सभी सही लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा, क्योंकि बच्चे हैं जो वह रोज़मर्रा के कार्यों से ही बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल में ही जाके सीखें या फिर बच्चे माँ बाप से केवल बातों से ही सीखें, बल्कि उनके साथ रहकर सीखेंगे। ये नहीं एक दिन में सीख जाएंगे या फिर कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो गया। ये हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए और लगभग 20 मिनट में हमने 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। और भी फास्ट कर सकते थे हम, लेकिन हम आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार साथियों।